तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, जल्दी से बताओ किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस होता है। सबसे पहली बात फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस केवल दृश्य प्रकाश यानी विजिबल लाइट में होता है, ठीक है। इसके अलावा और किसी भी तरह के लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। लेकिन आपको बताना है किस कलर के प्रकाश में सबसे अधिक होता है। तो ये है रेड और ब्लू, ठीक है। रेड और ब्लू में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की दर होती है। दोनों ऑप्शन में रहे तो आपका आंसर होगा रेड। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जीवाणु के द्वारा जो नाइट्रेट है उसको वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित कर दिया जाता है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं? विनाइट्रीकरण, ठीक है, विनाइट्रीकरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में वृद्धि रोधक रूप में कौन सा हार्मोन कार्य करता है, यानी वृद्धि को रोकता है। ध्यान देना है आपको क्वेश्चन पे। बहुत बार मैं बोलता हूं कि क्वेश्चन पे आप ध्यान नहीं देते हो, वर्ड पे ध्यान नहीं देते हो, इस कारण से आपका गलती होता है। तो वृद्धि रोधक है, वृद्धि करने वाला नहीं है। प्लांट्स में मेनली 5 तरह के हार्मोन्स काम आते हैं, बहुत बार मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। उसमें से वृद्धि रोधक यानी ग्रोथ इनहिबिटर जो है वह एब्सिसिक एसिड है। कौन सा है? एब्सिसिक एसिड, ठीक है, एब्सिसिक एसिड या अम्ल। तो एब्सिसिक एसिड किस तरह का काम करता है? ये ग्रोथ अवरोधक का काम करता है। इसके साथ ही ग्रोथ अवरोधक का काम एक और करता है, वो कौन सा है? वो है इथाइलिन, ठीक है। लेकिन इथाइलिन का मेन काम क्या है आप सभी को पता है कि पके हुए जो फल आपको मिलते हैं वो इथाइलिन के कारण ही मिलते हैं। यानी जब फल बड़ा हो जाता है तो उसको वो पका देता है, यानी ये भी ग्रोथ में अवरुद्ध करता है। एक बार फल पक गया तो उसके बाद वो बढ़ नहीं पाएगा, ठीक है। लेकिन मेनली जो ग्रोथ अवरोधक की तरह काम आता है वो है एब्सिसिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, केचुए या जोंक पर नमक छिड़कने से वो क्यों मर जाते हैं। ये तो आप जानते हो, चाहे वह केचुआ हो या जोंक हो, उस पर आप नमक छिड़कते हो तो वह मर जाता है। आपको बताना है इसका कारण क्या है, क्यों मर जाता है। तो वह एक टर्म आता है डिप्लेसोमलोसिस, ठीक है। क्या आता है? डिप्लेसोमलोसिस। हिंदी में इसको बोलते हैं परासरण प्रघात। क्या बोलते हैं? परासरण, ठीक है, परासरण प्रघात। या इंग्लिश में मैंने क्या बताया, थोड़ा सा लंबा वर्ड है, ठीक है, डिप्लेसमोलोसिस, ठीक है, बोलने में भी दिक्कत होता है, डिप्लेस्मोलेसिस, ठीक है, डिप्लेस्मोलेसिस। ये डिप्लेस्मोलेसिस या परासरण प्रघात ये होता है, इस कारण से जो केचुए या जोंक है उस पर नमक छिड़कने से वो मर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व पौधों के विकास में अब आवश्यक नहीं है। ये जो 4 आपको दिख रहे हैं, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इन चारों में से कोई एक ऐसा तत्व है जो पौधों के विकास में आवश्यक नहीं है। वह कौन सा तत्व है? तो वह है सोडियम, ठीक है। रेस्ट जो भी है वह सभी जरूरी है, लेकिन सोडियम नहीं भी रहेगा तो काम चलेगा। आपका सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर होगा सोडियम। अगला क्वेश्चन है, किस पौधे को औषधिक भारतीय चिकित्सक भी कहा जाता है। औषधिक भारतीय चिकित्सक, ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, बहुत दिनों से पूछा जा रहा है, लेकिन हो सकता है अभी आप लोगों को अब आ रहा हो, लेकिन इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। कोई तुलसी मार देता है, कोई नीम मार देता है, लेकिन जो डॉक्टर है, ठीक है, जिसको हम लोग भारतीय चिकित्सक बोलते हैं, जिस प्लांट को इंडियन डॉक्टर बोला जाता है उस प्लांट को, वह है आंवला। कौन सा है? आंवला। तो अब तो आपका ये क्लियर रहना ही चाहिए, इसमें गलती करोगे तो फिर अच्छी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। आसान सा क्वेश्चन है। लाइकेन को हम लोग वायु प्रदूषण के सूचक के तौर पर जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद क्या कहलाते हैं। अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेनोरोगेमस विदाउट ओवरी, ठीक है। फेनोरोगेमस प्लांट विदाउट ओवरी को क्या कहा जाता है? इसको जिम्नोस्पर्म कहा जाता है, ठीक है। और जिसमें ओवरी होता है यानी उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म।
अगला क्वेश्चन है, बरगद की शाखाओं में निकलने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एक्स्ट्रा रूट जो निकलता है उसको क्या करते हैं हम लोग? उसको प्रॉप रूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रॉप रूट। ठीक है, प्रॉप रूट, हिंदी में इसको स्तंभ मूल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, परजीवी पौधे अपने होस्ट से किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं? परजीवी पौधे जितने भी हैं, यानी दूसरे प्लांट पे जो आश्रित रहते हैं, वह किस अंग से जो होस्ट प्लांट है उससे भोजन अवशोषित करते हैं? उस अंग को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कस्टोडियम। इंग्लिश में ही आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसी टर्म को हिंदी में लिखकर आपको दे दिया जाएगा, तो आप इसको हिंदी में याद रखने से अच्छा है इंग्लिश में याद रखो, कस्टोडियम। ठीक है, हिंदी में तो इसको बोलते हैं चुस्कांग, लेकिन इंग्लिश में आपको याद रखना है कस्टोडियम। ये एक अंग है जो प्लांट होते हैं, परजीवी प्लांट होते हैं, वह अपने होस्ट प्लांट से इसी अंग के थ्रू जो भी खाना है वह रिसीव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागफनी की पत्तियां किसमें रूपांतरित होती है? नागफनी में पत्तियां नहीं होती है, तो क्या होती है उसमें? आप देखते हो नागफनी, अगर आपने देखा है, ठीक है, यानी कैक्टस कैटेगरी के प्लांट को आपने देखा है, तो किस तरह से होते हैं? वो इस तरह से होते हैं, और इसमें बहुत सारे क्या लगे हुए होते हैं? इसमें बहुत सारे कांटे लगे होते हैं, और यही कांटा जो है ये नागफनी की पत्तियां हैं, और ये जो आप देखते हो ये फ्लैसी 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 होता है। ठीक है, तो ये उसका तना है, और कांटा जो है वह पत्तियां हो जाता है। ठीक है, आपको ये वही बताना था, नागफनी की पत्तियां किसमें रूपांतरित होती है? कांटा में। अगला क्वेश्चन है, गेहूं, धान एवं जौ में कैसी जड़ें पाई जाती है? इसको हल्के में मत लेना, आपसे किसी एक का पूछा जाएगा कि गेहूं में किस प्रकार का जड़ पाया जाता है। भले ही आपको 4 ऑप्शन मिल जाए, लेकिन अगर आंसर नहीं आता है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको याद रहना चाहिए किस तरह का जड़ इसमें पाया जाता है, बस। इससे ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि ऑप्शन आता तो मैं कर लेता, तो भी आप नहीं कर पाते अगर नहीं आता है तो। कैसा जड़ होता है? इन सभी में फाइब्रस रूट होता है। कैसा होता है? फाइब्रस रूट। ठीक है, कैसा जड़ होता है? फाइब्रस रूट इन सभी में होता है, यानी तंतुमय जड़ें इसमें पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लहसुन और प्याज में प्रयोग योग्य भाग क्या होता है? भाग नहीं, भाग। लहसुन और प्याज में प्रयोग योग्य भाग क्या होता है? क्या होता है? क्या बोला जाता है उसको? उसको बल्ब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? या सल्क कंद। हिंदी में इसको सल्क कंद बोलते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में बल्ब बोलते हैं। मैं बोलूंगा, अगर हिंदी में याद है आपको तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हिंदी में नाम एक जैसा लगता है सारा, इंग्लिश में अलग अलग नाम है। अगर जिसको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इंग्लिश में ही याद रखो। ठीक है, इंग्लिश में आप आसानी से इसको कोरिलेट भी कर पाओगे और याद भी आपको रहेगा, बल्ब। ठीक है, अब देखते हो प्याज जो होता है वो बल्ब की तरह होता है ना। प्याज या लहसुन जो है वो बल्ब की तरह होता है। इसी तरह से आप इमेजिन कर लो, इसमें बल्ब होता है। हल्दी और अदरक में क्या होता है? हल्दी और अदरक में प्रकंद होता है। अब सल्कंद हो गया, लहसुन और प्याज में प्रकंद हो गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखा करो अगर याद नहीं है तो। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइजोम। ठीक है, राइजोम। तो हल्दी और अदरक में प्रयोग योग्य भाग जो है वह है राइजोम। अगला क्वेश्चन है, अरबी में प्रयोग योग्य भाग क्या होता है? अरबी में प्रयोग योग्य भाग क्या होता है? क्या होता है? ये होता है घनकंद या कौर। ठीक है, घनकंद या कौर। ठीक है, और एक और क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाता है, जो आपका केसर होता है उसका भी जो प्रयोग योग्य भाग है वह कौर में ही कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आलू के प्रयोग योग्य भाग को क्या कहते हैं? ये 4 क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है। ठीक है, और चारों मैंने ले लिया। इसको कंद बोलते हैं, ठीक है, या स्तंभ कंद बोलते हैं। ठीक है, स्तंभ कंद। अब अगर हिंदी सारा अच्छे से आपका क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आप इसको याद रखो। लेकिन कंफ्यूजन होता है, सब एक जैसा लगता है, लेकिन इंग्लिश में सबका अलग अलग है। इसको क्या बोलते हैं? ट्यूबर। ठीक है, ट्यूबर। तो यही चीज है, अगर इंग्लिश में आपको याद रहेगा तो आप अच्छे से इसको याद रख पाओगे। अगला क्वेश्चन है, ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? किस अभिलेख से हमें यह सूचना मिलती है
कि ईरान से आर्य लोग भारत आए थे। तो ये है बोग जकोई अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? बोग जकोई। ठीक है, बोग जकोई अभिलेख। इससे हमें क्या प्राप्त होती है आर्यों के बारे में नॉलेज? आर्य लोग ईरान से भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्यन संस्कृति की धुरी समझा जाता था? उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्यन संस्कृति की धुरी समझा जाता था? कौन सा क्षेत्र है वो? वो क्षेत्र था अंग और मगध। ठीक है, अंग और मगध। ठीक है, अंग क्षेत्र यानी जहां आप अभी बैठे हुए हो। अब अंग और मगध दोनों यानी ये दोनों बिहार का क्षेत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोत्र सबका नहीं शब्द। ठीक है, गोत्र शब्द का प्रथम प्रयोग किस काल में हुआ था? गोत्र शब्द का प्रथम प्रयोग किस काल में हुआ था? गोत्र का शब्द का प्रथम प्रयोग किस काल में हुआ था? ऋग्वैदिक या उत्तरवैदिक? तो ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, गोत्र शब्द का प्रयोग प्रथम बार ऋग्वैदिक काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल को सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है? ऋग्वेद के किस मंडल को सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है? तो दूसरा से लेकर सातवां जो है, ठीक है, सेकेंड टू सेवंथ। ठीक है, सेकेंड और सेवंथ नहीं है, सेकेंड से लेकर सेवंथ तक यानी दूसरे से लेकर सातवें मंडल तक को सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है यानी पुराना माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दसराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? आसान सा क्वेश्चन है। कौन सा नदी था? नदी था प्रूसनी नदी। ठीक है, प्रूसनी नदी के तट पर दसराग युद्ध हुआ था। इसी प्रूसनी नदी को रावी नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दसराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। दसराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल से हमें प्राप्त होती है? यह है सातवां मंडल। अगला क्वेश्चन है, आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? क्या था? उनका मुख्य स्रोत था पशुपालन। ठीक है, और कृषि। पशुपालन और कृषि ये उनका मुख्य सोर्स था अपने जीवन को चलाने का। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लेखित शब्द यव किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है? यव किसके लिए? तो नाम से ही आपको लग रहा होगा क्या हो सकता है? जौ। ठीक है, जो अभी हम लोग जौ बोलते हैं उसी को यव बोला जाता था ऋग्वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंशानुगत शासन प्रणाली तभी चलता था। ठीक है, राजतंत्र। एक तो सबसे पहला हो गया आपका राजतंत्र। और राजतंत्र कैसा? वंशानुगत राजतंत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद की व्याख्या सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? आयुर्वेद का विज्ञान या आयुर्वेद की चर्चा सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्ववेद में आपको आयुर्वेद का व्याख्या मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? कई बार पूछा जाता है आपसे सभा और समिति को किसकी पुत्रियां मानी गई है? तो प्रजापति की पुत्रियां। अब आपको बताना है कहाँ, किस वेद में आपको ये लिखा हुआ मिलता है? तो ये अथर्ववेद में मिलता है। किस वेद में? अथर्ववेद में। ठीक है, क्या मिलता है अथर्ववेद में? अथर्ववेद में आपको मिलता है कि प्रजापति की दो पुत्रियां थी, सभा और समिति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में युद्ध का देवता किसको समझा गया है? युद्ध का देवता किसको समझा गया है? इंद्र को। ठीक है, इंद्र को युद्ध का देवता समझा गया है और इंद्र को ही सबसे लोकप्रिय देवता भी माना गया है वैदिक काल का। यानी आर्य लोगों का सबसे फेवरेट भगवान कौन थे? इंद्र। वो लोग इंद्र को सबसे ऊपर मानते थे। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी?
गायत्री मंत्र की रचना। अभी आपने गायत्री मंत्र के बारे में देखा, ये ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है और इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? किस भाषा में? संस्कृत। मूल रूप से श्रीमद् भागवत गीता संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ऋग्वेद की मूल लिपि, ये संस्कृत नहीं था, ये ब्राह्मी था। ठीक है। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? यानी अपने जीवन को चलाने के लिए वेद वेदांग को जो पढ़ाता था, यानी उससे वो फी लेता था, पढ़ाने का जो फी लेता था, उस वैसे व्यक्ति को क्या कहा जाता था? उसको क्या कहा जाता था? उपाध्याय। ठीक है। क्या कहा जाता था? उपाध्याय। ठीक है। जो पढ़ाने का फी लेता था। ऐसे हमेशा से एजुकेशन को माना गया है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो पहले से चला आ रहा है, वैदिक काल से ही देखो चला आ रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं मिलता है, एजुकेशन भी नहीं। तो एजुकेशन के लिए उस वक्त जो पैसा लिया करता था, उसके लिए एक टर्म यूज किया जाता था, वो है उपाध्याय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। किसमें? ऐत्रेय। अब जल्दी से मुझे बताओ, ये किस वेद का ब्राह्मण है? ऐत्रेय। ऐत्रेय ब्राह्मण में आपको राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। और किस किस ग्रंथ का ये ब्राह्मण है? तो ये ऋग्वेद का ब्राह्मण है। अगला क्वेश्चन है, शुल्क सूत्र किस विषय से संबंधित है? शुल्क सूत्र नहीं, शुल्ब सूत्र। ठीक है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र किससे संबंधित है? शुल्ब सूत्र तो ये ज्यामिति से संबंधित है। ठीक है। ज्यामिति से संबंधित बुक है। क्या नाम है? शुल्ब सूत्र। अगला क्वेश्चन है, अस्तोमा सद्गमय वाक्यांश कहां से लिया गया है? अस्तोमा सद्गमय यह वाक्यांश कहां से लिया गया है? तो वृद्धोरण्यक उपनिषद से। ठीक है। वृद्धोरण्यक उपनिषद। ठीक है। यहां से लिया गया है ये टर्म। कौन सा? अस्तोमा सद्गमय। अगला क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहां मिलता है? याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद ये आपको कहां मिलता है? वृद्धोरण्यक में। कहां मिलता है? वृद्धोरण्यक में। ठीक है। वृद्धोरण्यक में आपको मिलेगा क्या चीज? याज्ञवल्क्य गार्गी का संवाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में अमाजु शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता था? अमाजु। अमाजु किसको कहते थे? तो वैसी स्त्री जो लंबे समय तक अविवाहित रहती थी। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अविवाहित स्त्री। ठीक है। अविवाहित स्त्री। अविवाहित स्त्री को क्या कहा जाता था? अमाजु। ठीक है। अविवाहित स्त्री। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में द्विज श्रेणी में किन जाति के लोगों को शामिल किया गया था? द्विज श्रेणी में किन को शामिल किया गया था? द्विज श्रेणी में ब्राह्मण। ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज श्रेणी में रखा गया था वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया? ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी किसको कहा गया? तो सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को कहा गया। किसको? सरस्वती को। गंगा टिक मत करना। ठीक है। गंगा को उस वक्त सबसे पवित्र नहीं माना जाता था, सरस्वती को सबसे पवित्र माना जाता था। ऋग्वेद में किस नदी को नदीतमा कहा गया है? नदीतमा। नदीतमा। नदीतमा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नदियों की माता। किस नदी को? तो सरस्वती को ही कहा गया है नदीतमा। ठीक है। ये दो क्वेश्चन यहाँ से आपसे बन सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसने की थी? दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज इस नाम से एक विभाग की स्थापना की गई थी दिल्ली सल्तनत में। अब आप बताओ कौन है वो? तो वह है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, इसने एक विभाग की स्थापना की थी, इसका नाम था दीवान ए मुस्तखराज। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? उसको क्या कहा जाता था? सल्तनत काल में भू राजस्व का ग्रामीण स्तर पर जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसको क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? उसको चौधरी कहा जाता था। ठीक है, और ये टर्म बहुत दिनों तक फेमस रहा। अगला क्वेश्चन है, हक ए सर्व कर सल्तनत काल में किस पर लगाया जाता था? एक तरह का टैक्स है हक ए सर्व, ये मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है। हक ए सर्व, आपको ये बताना है यह किस पर लगाया गया कर था, यानी कौन कैसा कर था? ये सिंचाई कर था। ठीक है, सिंचाई कर था। अब आपको ये बताना है ये टैक्स किसने लगाया था? ठीक है, ये मुझे बताओ, ये मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, मैं बताऊंगा नहीं। अगला क्वेश्चन है, इस्लामी शरीयत के अनुसार सल्तनत काल में मुसलमानों से उनके आय का 2.5% स्वैच्छिक धार्मिक कर लिया जाता था, उसको क्या कहा जाता था? ये बताओ। ध्यान देना है, गैर मुसलमान नहीं है, मुसलमान है। मुसलमानों से ही टैक्स लिया जाता था 2.5%। ठीक है, आपको बताना है इस टैक्स को क्या कहा जाता था? तो इस टैक्स को जकात कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जकात। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में लूट से धन पर ले लिया गया कर क्या कहलाता था? जो सामान लूट के लाया जाता था उस पर भी टैक्स लिया जाता था। ठीक है, जितना भी सामान रहता था उसका 1/5 हिस्सा सुल्तान को दिया जाता था और 4/5 हिस्सा सैनिक में बांटा जाता था। जो लूट के लाते थे उनमें बांटा जाता था। तो लूट मतलब आप ये मत समझना कि जो चोर लुटेरे हैं उस तरह का लूट। वहां के जो सैनिक थे वो लोग भी लुटेरे ही थे, जिस एरिया में जाते थे वहां पे लूटपाट मचाया, धन इकट्ठा किया और निकल लिया। तो उस तरह के लूटपाट में जितना भी सामान वो लाते थे उसका 1/5 हिस्सा सुल्तान को दे देते थे और 4/5 हिस्सा जो जो सैनिक उसमें शामिल थे, जो लोग उसमें शामिल थे, वो सब आपस में बांटते थे। ठीक है, इसको कहा जाता था खुम्स। क्या कहा जाता था? खुम्स। तो ये टर्म आपसे पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा टैक्स धन लूट के धन पर लगाया जाता था? तो खुम्स हो जाएगा। ठीक है, तो टर्म आपको क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से वसूला गया भू राजस्व कर क्या कहलाता था? गैर मुसलमानों से वसूला गया भू राजस्व कर क्या कहलाता था? ये खराज कहलाता था। ठीक है, खराज। खराज किस तरह का टैक्स होता था? तो खराज गैर मुसलमानों से लिया गया क्या था? भू राजस्व कर। ठीक है, और एक और कर लिया जाता था जजिया कर। तो वो अगर कोई मुस्लिम नहीं है तो उससे जजिया कर लिया ही जाता था। ठीक है, लेकिन भू राजस्व स्पेशल एक टैक्स लिया जाता था गैर मुसलमानों से, वो था खराज। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? इल्तुतमिश का 2 सिक्का बहुत ही फेमस है, तांबा का सिक्का और चांदी का सिक्का। चांदी के सिक्के को टांका कहा जाता था और तांबे के सिक्के को जीतल। ठीक है, क्लियर? ओके गाइस, तो